नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं यूपी बोर्ड परीक्षा के दृष्टिगत सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान विषय के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पत्र आता है और कैसे उन्हें हम सॉल्व करें। और आइए हम लोग देखते हैं। और हाँ, आप लोग ध्यान से ज़रूर देखिएगा, मेरे इस वीडियो में जो भी प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर आप सॉल्व कर मुझे व्हाट्सएप करें, ताकि मैं आपको किस तरह से उन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं आसानी से मैं आपको बता सकूं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लास्ट में दिया जाएगा, आप देखिएगा। और जो भी क्वेरीज़ हों, जो भी समस्याएं हों, मुझसे आप व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो यूपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2022 में आपका स्वागत है। सोशल साइंस विषय है, समय 3 घंटा 15 मिनट का होता है, पूर्णांक 70 नंबर का है। प्रश्न पत्र जो है आपको जो शुरुआत में 15 मिनट मिलते हैं प्रश्न पत्रों को पढ़ने के लिए। तो एक बार आप शुरुआत से लेकर अंतिम तक जो है आवश्यक निर्देश से लेकर जो भी सारी चीज़ें हैं उनको आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा, और पढ़ने के बाद ही उत्तरों को लिखने की शुरुआत करिएगा। इस प्रश्न पत्र में समाज विज्ञान प्रश्न पत्र में 2 खंड होते हैं, खंड का और खंड खा, 2 खंडों में विभाजित होता है। और सभी प्रश्नों के जो नंबर हैं उनके सम्मुख दिए गए होते हैं। प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला बहुविकल्पी, दूसरा अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है दोस्तों, और आप अपने टाइम का ध्यान जरूर रखिएगा कि ताकि समय के अंदर आपका प्रश्न पूरा हो जाए। और खंड का में मानचित्र भी दिया जाता है। उन मानचित्रों को आप मानचित्रों को सॉल्व करने के पश्चात ध्यान से उत्तर पुस्तिका में संकलन कर दीजिएगा, नत्थी कर दीजिएगा, जिससे वो अलग ना हो और आपको अच्छे नंबर मिल जाएं। और हाँ, साफ और सुंदर स्वच्छ जरूर लिखें। बात करते हैं खंड का के जो बहुविकल्पीय प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। इनमें हमने कुछ प्रमुख प्रश्नों को दिया गया है जिनको आप सॉल्व करेंगे। मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण अनसॉल्व पेपर है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्न में से कथन किसका है, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। उत्तर लिखकर, और हाँ, सर्वप्रथम उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा प्रश्नोत्तर क्रमांक 1। ठीक है, फिर जो भी ऑप्शन A B C D सही हो, A और उसके सामने जो भी लिखा हुआ है वो लिख दीजिएगा। फिर अगला प्रश्न दूसरा है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था। तीसरा है, ज़मीन को उपजाऊ बनाकर गेहूँ और कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई है। चौथा प्रश्न हमारा है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है। पाँचवा है, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। और छठवां बहुविकल्पी प्रश्न हमारा है, सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है। फिर अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो 2 नंबर के होते हैं। 6 प्रश्न बहुविकल्पी आता है, ध्यान से देखिएगा। फिर अगला है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 नंबर का होता है। पहला प्रश्न, भारत की महत्वपूर्ण रोपण फसलें कौन कौन सी हैं। समझ रहे हैं ना, भारत की कौन कौन सी प्रमुख रोपण फसलें हैं। दूसरा है 8वां प्रश्न, रौलेट एक्ट क्या था। 9वां प्रश्न, जब हम कहते हैं कि 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी थी तो इसका क्या मतलब है। फिर उसके बाद आता है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर के होते हैं। प्रश्न उत्तर 10 नंबर है, उदारवाद की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा राजनीति में जाति किस प्रकार अनेक रूप ले सकती है, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। इन दोनों प्रश्नों जहां अथवा लिखा हो उनमें से एक जो आपको बहुत अच्छा आता हो उसको लिखिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय शासन के 2 महत्वपूर्ण अंतरों को बताइए, अथवा इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं, ये प्रश्न है ये लघु उत्तरीय प्रश्न था। तो इनको आप कोशिश करिएगा कम से कम 150 शब्दों तक लिखिएगा। और एक प्रश्न में लघु उत्तरीय प्रश्न एक पन्ने पर एक ही लिखिएगा, और नेक्स्ट पेज पर ही अगर आप लाइन बच जाती है तो लास्ट में 2-3 लाइन, तब भी आप उस पेज में शुरुआत नहीं करेंगे, नए पेज पर नया प्रश्न की शुरुआत करेंगे। अब आते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 6 नंबर का होता है। 12वां प्रश्न हमारा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए, अथवा 1789 की फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा। और एक चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिए कि जब आप इन उत्तरों को सॉल्व कर रहे हो तो हेडिंग ज़रूर डालें, हेडिंग को अंडरलाइन करें, उसके बाद आप प्रश्नों के उत्तर दें, और लास्ट में उन प्रश्नों के दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के लास्ट में ज़रूर आप उस उपसंहार जिसको हम लोग बोलते हैं
कंक्लूज़न ज़रूर लिखें लास्ट में 2-3 लाइनों में कि उपरोक्त आधार पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें बताई और क्या, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर 13 है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार का गठन करता है, अथवा भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या चुनौतियाँ हैं, किन्हीं 3 वर्ण का वर्णन कीजिए। फिर 14वां प्रश्न हमारा आता है मानचित्र से संबंधित, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 मानचित्र से संबंधित होता है। इसमें भारत के मानचित्र आपको दिया जाएगा। अब पहला जो हमारा मुख्य है वह स्थान जहां 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। फिर बी है जहां नील की खेती करने वाले किसानों का आंदोलन हुआ था। सी वह स्थान जहां जलियांवाला बाग स्थित है। डी वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ था। ई वह स्थान जहां नमक कानून तोड़ा गया था, ठीक है। तो मानचित्र में इसको दर्शा दीजिएगा। अब खंड खा की बात करते हैं। खंड का में फिर आ जाता है बहुविकल्पीय प्रश्न। 1 नंबर के होते हैं, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है, उत्तर दीजिएगा। 16वां है, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, 4 विकल्प दिए हैं, सही विकल्प लिखिए। 17वां, वर्तमान भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, उसे उत्तर न होता है, आप लोग देखिएगा। उसके बाद है 18वां, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है, 4 विकल्प उत्तर। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर है। सही उत्तर लिखने के लिए उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर क्रमांक 19 विकल्प बी 10 दिसंबर उत्तर में लिखिएगा, ठीक है। फिर 20वां प्रश्न है, सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाले 2 राज्य, विकल्प दिया हुआ। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 2 नंबर के होते हैं, उदारीकरण क्या है, 21वां प्रश्न। 22वां, नेपाल की राजधानी कौन सी है, 30वां, अवशिष्ट सूची क्या है। फिर उसके बाद आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर के होते हैं। 24वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, अथवा धारणीयता का विषय विकास के लिए क्यों आवश्यक या महत्वपूर्ण है। फिर 25वां प्रश्न, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए, अथवा चिपको आंदोलन के बारे में लिखिए। फिर आती है दीर्घ उत्तरीय जो 6 नंबर का होता है। खंड खा का दीर्घ उत्तरीय है ये। 26वां प्रश्न है, कुछ ऐसे कारकों की चर्चा कीजिए जिनसे उपभोक्ताओं का शोषण होता है, अथवा भारत में संचार के साधनों का वर्णन कीजिए, ठीक है। 27वां प्रश्न है, परंपरागत वर्षा जल संरक्षण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा सकता है। 27वें प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है, सभी लोग लिख सकते हैं। परंपरागत वर्षा जल संरक्षण अर्थात किस तरह से जो हमारे परंपरागत चीज़ें हैं जो जल संरक्षण को प्रभावित कर उन चीज़ों को अपनाकर हम जल संरक्षण कर सकते हैं, जैसे तालाब बनाना, गड्ढे खोद कर पानी नदियों के माध्यम से जल संरक्षण कर सकते हैं। अथवा फिर अगला प्रश्न, अथवा जो ऊर्जा के गैर परंपरागत 3 स्रोतों का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए, दोनों में से कोई करिएगा। 27 में से बहुत अच्छा प्रश्न है। फिर मानचित्र से संबंधित प्रश्न आता है 28वां का ए है, भाखड़ा नांगल बांध को चिन्ह द्वारा जो बिंदी दिया हुआ है गोले चिन्ह से प्रदर्शित करिए। फिर बी है, अभ्रक उत्पादक क्षेत्र को स्क्वायर दिया हुआ उसके द्वारा प्रदर्शित करिए। लाल मिट्टी का क्षेत्र प्रदर्शित करिए जो है। फिर भारत में गेहूँ सबसे बड़े उत्पादक राज्य को चिन्ह द्वारा स्टार चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करिए। फिर ई प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य जो है त्रिभुज के माध्यम से प्रदर्शित करिए। इसको मानचित्र पर आसानी से प्रदर्शित कर स्वच्छ सुंदर साफ अक्षरों में लिखिए। आपको अगर आप मेरा ये मॉडल पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो 60% से अधिक प्रश्न इस मॉडल पेपर से निश्चित रूप से आएंगे, और आपको किस तरह से सॉल्व किया जाता है ये भी आसानी से ज्ञात हो जाएगा। और हाँ, कोई भी समस्या हो तो मैं एक बार पुनः कह रहा हूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में लास्ट में मेरा फ़ोन नंबर दिया जाएगा, व्हाट्सअप मुझे करें और आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर जाने। और भी जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट आपको मैं लगातार यूट्यूब के माध्यम से बताता रहूँगा। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।